अध्याय 5 देख रहे हैं। जब जनता बगावत करती है। 1857 की बगावत और उसके बाद के बारे में बात कर रहे हैं। अब हुआ यह कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसके बारे में हमारे पास जो टेस्टिमोनियल्स है या कहें कि जो सोर्स है या स्रोत है, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा था, माजरा क्या था, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। तो यहां पर एक साहब देख रहे हैं, इनका नाम है विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर। ओके, तो महाराष्ट्र में ये इन्होंने बताया है 84 नियमों की सूची। अब ये 84 नियम क्या है, कैसे इनको पता चला, इस बारे में इन्होंने बकायदा अपनी चीज लिखी है। तो महाराष्ट्र के एक गांव में ये रहते थे ब्राह्मण विष्णुभट्ट गोडसे। ठीक है जी। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था माझा प्रवास। क्या था? माझा प्रवास। तो उससे कुछ एक्सर्प्ट्स हैं, यानी कि कुछ अंश दिए गए हैं। हुआ ये कि ये साहब और इनके चाचा अंकल, ये निकले, ये दोनों के दोनों कहां? मथुरा। मथुरा में एक यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ के लिए निकले। लेकिन जैसे ये निकले, वहां पहुंचने लगे तो कई जो सिपाही थे, कुछ उनको सिपाही मिले या सिपाही मिले, उन्होंने इनको कुछ बताया। उन्होंने इनको सलाह दी, किनको? इनके और इनके चाचा को। इनको यह सलाह दी कि देखिए ऐसा है कि 3 दिन के अंदर बहुत बड़ा कोहराम मचने वाला है, बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, इसलिए आप चुपचाप करके लौट जाएं। तो सिपाहियों ने जो कहा वो इस किताब में इन्होंने लिखा हुआ है। वो क्या कहा कि देखिए, जो अंग्रेज हैं यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, वो हिंदुओं को और मुसलमानों दोनों के जो धर्म है उनको खत्म करने में, नष्ट करने में बिल्कुल तुले हुए हैं। और अंग्रेजों ने 84 नियम, 84 नियमों की एक सूची बनाई है। और ये जो सूची बनाई कलकत्ता में जो राजा है और राजकुमार, इन दोनों की ही उपस्थिति और मौजूदगी में इन्होंने इस 84 ब्रिटिशर्स ने 84 नियमों का पूरा ऐलान कर दिया, डिक्लेरेशन कर दिया है। लेकिन ये राजा और राजकुमार इसको मानने को तैयार नहीं है, इन 84 नियमों को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। और इन्होंने कह दिया है, अंग्रेजों को कह दिया है कि अगर आपने ये 84 नियम लागू किए तो बहुत ज्यादा घातक परिणाम होने वाले हैं, बहुत डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बहुत बड़ी उथल पुथल मचने वाली है। और ये लोग अपनी अपनी राजधानियों को लौट गए हैं, बहुत गुस्से में लौट गए हैं। और जो भी बड़े बड़े लोग हैं, इनके अलावा जो भी बड़े बड़े लोग हैं, वो तमाम तरह की योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। इसका मतलब जो हिंदू और मुसलमानों के प्रति इनका जो रुख है ब्रिटिशर्स का, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध होने वाला है। क्या होने वाला है? धर्म युद्ध होने वाला है। तो जो मेरठ छावनी है, इसके बारे में भी हम बहुत बात करने वाले हैं। मेरठ कंटोनमेंट जो है, मेरठ छावनी, वहां से एक गुप्त योजना, बहुत ही सीक्रेट योजना तैयार की गई है। और इसको जितनी भी अलग अलग छावनियां हैं उसमें प्रसारित कर दिया गया है, यानी भेज दिया गया है। तो ये सिपाही ने इनको बताया और उन्होंने अपने किताब में लिखी है, और जिससे हमें पता चलता है कि क्या सोर्स है। यहाँ पर जो सिपाही है और जो उत्तर भारत में खासतौर पर सिपाही, ये बाजारों में कुछ बात कर रहे थे, इसमें कई चीज सही थी, कई चीजें अफवाह थी। अब क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री बगैर किसी स्रोत के, बगैर किसी सोर्स के हम नहीं बता सकते। ये कोई कहानी नहीं है। ये सब जो चीज हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब हुआ है। तो यहां पर एक किताब है, बकायदा ये बुक है साहब, है ना, ये जो बुक आप देख रहे हैं, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार। अब इनको ये जो किताब दिख रही है आपको, ये लिखा किसने है और इसको प्रिंट किसने किया है, पब्लिश किसने किया है? तो इसमें एक साहब का नाम है सूबेदार सीताराम। क्या नाम आया है? सीतेराम। इन्होंने इसको लिखा है, लेकिन इन्होंने अवधी में लिखा था। उसके बाद इसको अंग्रेजी में लिख के पब्लिश कराया है किसने, ये भी हम जानेंगे। तो इस किताब में जो चीजें दी गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके 1857 की शुरुआत, जैसे कहते हैं ना कि भूस का ढेरा है, एक चिंगारी लगने की देर है। तो ये जो चिंगारी है वही यहां पर बताई गई है कि चिंगारी कैसे लगी।
तो जो सूबेदार साहब है, ये जो सूबेदार दिखाए गए हैं, इनका नाम है सीताराम पांडे। क्या नाम है? सीताराम पांडे। ठीक। इन्होंने जो अपने संस्मरण लिखे हैं जब ये नौकरी कर रहे थे, मैं बताता हूं कि 1812 इसमें ये बंगाल की जो नेटिव आर्मी है, बंगाल की जो आर्मी है, मतलब ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है, उस पे इनको सिपाही की तरह भर्ती किया गया था, इसलिए फ्रॉम सिपाही से सूबेदार लिखा गया है। तो सिपाही बने थे ये। फिर 48 साल तक सीताराम पांडे साहब ने नौकरी की और उसके बाद 1860 में ये रिटायर हो गए, यानी कि सेवानिवृत्त हो गए। ओके। अब हुआ ये कि ये खुद ही जो जिनका नाम ले रहा हूं मैं, सीताराम पांडे एसपी लिख रहा हूं, ये जो साहब थे, इन्होंने अंग्रेजों को बड़ी मदद की, मतलब हेल्प की कि किसी तरीके से ये जो विद्रोही है उनको या विद्रोह को दबाया जाए। मतलब इन्होंने, क्योंकि ये सिपाही खुद थे, इन्होंने जो बगावत थी या कहें जो विद्रोह है उसको दबाने में पूरी इनकी मदद की। लेकिन जो ये विद्रोह हो रहा था उसमें ये जो सीताराम पांडे, उनका खुद का बेटा था विद्रोही, ये खुद विद्रोही था। उसके बाद इन सीताराम पांडे की आंखों के सामने ही उनके बेटे को, जो खुद विद्रोही था, उसको मार डाला गया। ओके। अब यहां पर आप देखेंगे नाम इसमें सब दिए गए हैं, क्योंकि ये नेटिव ऑफिसर बताया गया है इनको, सूबेदार सीताराम को। तो इनके एक अफसर हुआ करते थे, जो सीताराम पांडे हैं, उनके अफसर का नाम था अफसर नॉरगेट। क्या नाम था? नॉरगेट। तो ये जो नॉरगेट साहब थे, उन्होंने कहा कि देखो, आपने इतना समय किया है, काम किया है, आपने पूरा इन आउट जाना है, अंग्रेजों को भी, बाकी लोगों को भी, तो आप अपना संस्मरण लिखिए। संस्मरण मतलब होता है जो भी याद रहा अपनी जिंदगी का, वो आप लिख लीजिए। तो 1861 में, रिटायर तो 1860 में हुई है, 1861 में इन्होंने बाकायदा इसको लिख दिया, यानी अपने संस्मरण ये इन्होंने लिख दिए। ठीक। अब हुआ ये कि इन्होंने लिखा था अवधी भाषा में। अवधी भाषा में जो लिखा, तो नॉरगेट ने क्या किया, इसी संस्मरण को अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। और उसके बाद फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, ये जो आप किताब देख रहे हैं, इसको इन्होंने इस नाम से, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित कर दिया। ठीक है, ये सारी बैकग्राउंड की कहानी हो गई। अब असली बात यहां पर आती है कि जो सीताराम पांडे ने जो चीज लिखी है संस्मरण, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने लिखी है, और वो जो लिखी है वो ही बहुत बड़ा एक, मैंने कहा ना, चिंगारी का काम इन्होंने बताया कि चिंगारी लगी कहां से, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कहानी की तरह सुनिएगा, थोड़ा याद रहेगा आपको। सबसे पहली बात यह है कि जो अवध के जो भी सिपाही थे, उनके अंदर एक बहुत बड़ा अविश्वास आ गया था अंग्रेजों के खिलाफ। और वो मैं कह रहा हूं अवध के सिपाहियों की बात कर रहा हूं, लोगों की नहीं। अवध में जो ब्रिटिशर के सिपाही थे, उनके खिलाफ उनको बहुत बड़ा अविश्वास था अंग्रेजों के खिलाफ, और वो सरकार के खिलाफ साजिशें करने में लगे थे, बहुत सारी साजिश करने में लगे थे। ओके। तो हुआ ये कि जो अवध के नवाब हुए, ये हो गए, और दिल्ली के जो बादशाह है, मतलब जो जमाने में बादशाह हुए, उन्होंने क्या किया, अपने अपने लोगों को भेजा। और कहां भेजा? पूरे देश भर में भेजा, और जानने की कोशिश की कि अलग अलग जगह पे जो सिपाही है, जो अंग्रेज सिपाही है, उनकी नब्ज जानो, वो क्या सोच रहे हैं। और इन्हीं सिपाहियों ने, ये लोग जो गए, इन्होंने हर एक जगह जा जाके इनको हवा भी दी, क्योंकि अविश्वास तो आ ही गया था। और जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा अविश्वास आ गया था, तो हर जगह सिपाहियों में इन्होंने एक तरीके से आग में घी डालने का काम किया, ऐसा सूबेदार साहब कहते हैं। ओके। क्योंकि ये लोग जा जाके कहते थे इनको कि देखो, ऐसा है कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने जो बादशाह है उनको धोखा दिया है। ओके। पहली चीज तो ये बताते थे। दूसरा ये कहते थे कि भाई, हम ये जो बादशाह हैं, इनको दोबारा गद्दी पे बिठाएंगे, अंग्रेजों को हटाएंगे और दोबारा बादशाह को गद्दी पे बिठाएंगे, और हम सब मिलकर ऐसा काम करेंगे तो काम बनेगा। कौन लोग कर रहे हैं? जो अवध और दिल्ली के जो नुमाइंदे गए थे हर एक कंटोनमेंट में, वहां पर ये इनको भड़का रहे थे, ऐसा सीताराम कहते हैं। भड़काना तो नहीं हुआ, वो तो सच्चाई बता रहे होंगे, लेकिन खैर एनीवेज। अब हुआ ये कि इसी समय की बात है, ये है चिंगारी। देखिए, इसी समय क्या हुआ, एक राइफल, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप, ये राइफल है ना। तो इसी समय ये हुआ कि एक राइफल आई और सबको कहा गया कि भाई इसकी आप वो करिए, यानी इसको सीखिए कैसा इसको चलाना है।
तो इसका इस्तेमाल का तरीका जानने के लिए अलग अलग जगह पे इसको भेज दिया गया, इस राइफल को। लेकिन खबर ये फैल गई कि जो राइफल है, इसके जो कारतूस है, ये जो कारतूस है इसको मुंह से खोलना पड़ता था। ये जो कारतूस है इसमें गाय और सुअर की चर्बी है। अब आप देखिए, ये जो कारतूस है, ठीक, इसको मुंह से इन्होंने खोला इस तरीके से, और फिर इसमें जो बारूद है वो इसके अंदर भर दिया, इसको दबाया और फिर यहां से फायर किया। तो बेसिकली इस कार्ट्रिज, जो हम कारतूस कह रहे हैं कार्ट्रिज, पहले बुलेट नहीं थी, पहले कारतूस टाइप हुआ करता था। इसको यहां से मुंह से ये खोल रहे हैं, ये जो मुंह से खोल रहे हैं, यहीं पे एक खबर फैल गई, पता नहीं अफवाह थी या सच्चाई थी, लेकिन खबर ये थी कि इसमें गाय और सुअर, गाय किसके लिए बहुत पाक और रिस्पेक्टेड होती है, हिंदुओं के लिए। सुअर जो होता है मुसलमानों के लिए सबसे नफरत का बायस है। नफरत, इससे सुअर को लोग पसंद नहीं करते मुसलमान लोग, और गाय को हिंदू बहुत पसंद करते हैं, माँ है उनकी। तो इनकी चर्बी से बनाया गया, इसको बताया गया, तो दोनों ही आहत हो गए, हो ना। तो उसके बाद यह हुआ, अवध पर जो है ब्रिटिशर्स ने कब्जा भी कर लिया था। आपको याद है कि किस तरीके से नवाब को हटा दिया गया था, ये कह के कि आप यहाँ पर अच्छे से राज नहीं कर रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी नहीं लगाया, और बस ये कह के हटा दिया कि आप अच्छे से ठीक से गवर्नेंस नहीं कर रहे, हटा दिया इनको। तो अवध के लोग बहुत ज्यादा नाराज थे, और बहुत सारे स्वार्थी लोग, ये वो आदमी कह रहा है जो अंग्रेजों के अंडर में काम करता था, इसलिए जो वो कह रहा है उस हिसाब से सोचिएगा कि इनका कहना है कि कुछ ऐसे स्वार्थी लोग थे, ऐसे कुछ लोग थे, उन्होंने ये कहानी कर दी कि ब्रिटिशर्स जो है सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, और इस ईसाई बनाने के कारण ही ये कार्ट्रिज इन्होंने लाके दी है, ताकि मुसलमान और हिंदू दोनों के धर्म भ्रष्ट हो जाए। तो ये सारी बात फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार में दर्ज है, तभी हमें पता चलता है। अब इसमें एक चित्र जरूर दिखाना चाहूंगा जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा कि यहां पर देखिएगा, ये मेरठ का एक चित्र है। इसमें जो सिपाही है ये अंग्रेजों के सिपाही हैं, ये कई हिंदुस्तान या किसी और के नहीं है, किसी और राजा के नहीं है, ये अंग्रेजी सिपाही है हिंदुस्तानी, जो यहां पर घर में घुस रहे हैं, घर में घुसते थे, अंग्रेजों को मारते थे और आग लगा देते थे घर में। ये इतना ज्यादा अविश्वास फैल गया था। और जब आप धर्म की बात करते हैं, क्योंकि जब गाय और सुअर की बात आ जाती है, गाय के नाम पे हिंदू पागल हो जाते हैं, सुअर के नाम पे मुसलमान पागल हो जाते हैं, तो अब हर धर्म की बात आ गई थी साहब, वही चिंगारी थी। तो अब आप देखिए जो सैनिक विद्रोह है वो किस तरीके से, यानी कि एक सैनिक विद्रोह जो अभी मैंने आपको चित्र दिखाया वहां से शुरू हुआ और ये जन विद्रोह बन गया। जन विद्रोह का मतलब हर एक आदमी इसमें शामिल हो गया। कैसे हुआ देखिए, पहली चीज ये होती है कि आप किसी को शत्रु मानते हैं, और जब आपको लगता है कि आपकी हालत के जिम्मेदार केवल कोई है, जैसे यहां पर ब्रिटिशर्स थे, तो जब एक विद्रोह करता है तो ये इसके साथ जुड़ जाता है, फिर ये इसके साथ जुड़ जाता है, तो इस तरीके से कड़ी बन गई, एक चेन बन गई, सब लोग खड़े हो गए। तो 1857 की जो स्थिति थी वो ये ऐसी थी। हुआ ये था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान पे काबिज हो गई, 100 साल तक तो कुछ नहीं हुआ। 100 साल बाद मतलब 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह का सामना ईस्ट इंडिया कंपनी को करना पड़ा। ओके, और ऐसा विद्रोह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अस्तित्व है वो ही खतरे में आ गया। मैं आगे आपको बताऊंगा कि जब ये विद्रोह दबाया गया उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या आगे फ्यूचर रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। ठीक, पहली चीज तो ये है कि शुरुआत हुई थी मेरठ से। ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि जो बगावत की शुरुआत हुई थी, जो चिंगारी भड़की थी, वो मेरठ से हुई थी। राइट, पहली चीज यहां से शुरू हुई थी, और उसके बाद लोग जुड़ते गए, कारवां बनता चला गया, सब लोग खड़े हो गए। यह माना जाता है कि 19वीं शताब्दी में जो कॉलोनियलिज्म है या कहें उपनिवेशवाद है, उसके खिलाफ दुनिया में, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा ये सशस्त्र कहते हैं जिसमें लोगों ने शस्त्र उठा लिए। एक होता है जो गांधी जी के राह पे चलने वाला जो माना जाता है, जिसमें शस्त्र नहीं उठाते, आप असहयोग करते हैं या सत्याग्रह करते हैं। तो सशस्त्र, ये तो खैर गांधी जी तो बहुत बाद में आए, तो सशस्त्र आंदोलन या कहें संघर्ष ये माना जाता है कि 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा उपनिवेशवाद के खिलाफ कॉलोनी जो फ्रांस ने बनाई है,
ब्रिटिशर्स ने बनाई, पोर्चुगीज ने बनाई, इन सब लोग ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी कॉलोनी बनाई थी। तो ये सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है जो हिंदुस्तानियों ने किया अंग्रेजों के खिलाफ। अब एक जगह और भी हुआ है चाइना में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, सैनिक विद्रोह कहते हैं इसको, अंग्रेजी में कहते हैं म्यूटिनी। जब सैनिक विद्रोह कर देते हैं तो उसको कहते हैं म्यूटिनी। तो जब सिपाही सारे इकट्ठा हो जाते हैं और ये जो भी अफसर हैं जब वो उनको कुछ हुक्म देते हैं उनको मानने से इनकार कर देते हैं, सिपाही कहते हैं नहीं हम आपकी बात नहीं सुन रहे, इसको कहा जाता है म्यूटिनी, सैनिक विद्रोह। अब देखिए कैसे आग आगे फैली। उसके पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूं ताकि जब मैं आपको बताऊं तो आपके दिमाग में रहे कि ये 3 जुलाई 1857 को क्या हुआ। 3000 से ज्यादा विद्रोही जो है वो बरेली से दिल्ली आ गए, यमुना को इन्होंने पार किया और उसके बाद जो ब्रिटिश कैवलरी मतलब जहां घोड़े होते थे वहां पर इन्होंने चौकियों पर धावा बोल दिया। पूरी रात भर ये जो युद्ध कहे या फिर आमना सामना चलता रहा, राइट। अब हुआ ये कि एक शब्द आएगा इसमें, फिरंगी। फिरंगी का मतलब ये होता है विदेशी। फिरंगी हमेशा अक्सर हम लोग ना थोड़ा सा मजाक करके या किसी का अपमान करने के लिए यूज करते हैं कि तुम तो फिरंगी हो यार, तो थोड़ा अपमान का भाव आता है। अगर सही कहना है किसी को तो विदेशी कह सकते हैं, फिरंगी थोड़ा इस तरीके से माना जाता है। अब इन साहब को देखिएगा, ये नाम है मंगल पांडे। मैंने इनका ऐसा चित्र दिखाया है लेकिन ये आर्मी वाले थे। अगर आप आमिर खान की एक पिक्चर आई थी मंगल पांडे, उनको देखेंगे तो असली चित्रण उनका किया गया है। ये है मंगल पांडे। ये जो मंगल पांडे है 29 मार्च 1857, डेट देखते रहिएगा कैसे आगे बढ़ रही है। इसमें एक बड़े यंग सिपाही थे, बड़े युवा सिपाही थे, मंगल पांडे साहब। इनको जो है बैरकपुर, यहां पर बैरकपुर में इन्होंने अपने अफसरों पे हमला किया था और उस अफसरों के हमला करने के आरोप में इन मंगल पांडे साहब को फांसी पे लटका दिया गया। ठीक है साहब, ये समझना है आपको। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को हमला करने, अपने अफसर पे हमला करने के आरोप में इनको फांसी पे लटका दिया। ठीक है जी। अब इसी समय मेरठ में क्या हो रहा था, जो कारतूस वाली मैंने बात बताई कि जो कारतूस थे यानी जो कार्टिजेस थे उसमें है गाय और किसकी चर्बी, सुअर की चर्बी, पिग। इसकी चर्बी है, ये मान के वहां के लोगों ने, वहां के जो सिपाही हैं उन्होंने कहा कि नहीं हम ये कारतूसों वाला अभ्यास नहीं करने वाले। ठीक है जी। तो हुआ ये कि जब इन्होंने कहा कि हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो 85 सिपाहियों को, मेरठ की बात कर रहा हूं मैं, मेरठ कंटोनमेंट की, इनको नौकरी से निकाल दिया गया। किनको? 85। कहां पर? मेरठ में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्योंकि इन्होंने हुक्म नहीं माना था अफसरों का, क्योंकि कारतूसों में मना कर दिया हम कारतूस नहीं यूज करेंगे, तो हुआ ये कि इनको निकाल तो दिया 85 को, इसके अलावा इनको 10-10 साल की सजा भी दे दी गई। ये कब की बात है, ध्यान रखिएगा, डेट कहां से चल रही है, 29 मार्च की मैं बात कर रहा हूं। अब डेट आ गई है, ये बात है 9 मई की। 9 मई 1857 की बात है। ठीक है, 9 मई 1857 की बात होगी कि 85 लोगों को निकाल दिया और 10-10 साल की सजा दे दी। बस ये होना था। अगले ही दिन 10 मई की बात है। 10 मई को क्या हुआ, ये जो सिपाही है, जितने भी सिपाही, बाकी सिपाही है, उन्होंने एक जत्था बनाया और ये पहुंच गया सीधा मेरठ की जेल। मेरठ की जेल कहां, जहां पर ये 85 लोगों को, मतलब सिपाहियों को 10-10 साल की सजा दी थी। तो ये जो सिपाही है इन्होंने धावा बोल दिया इस मेरठ की जेल पर और उसके बाद ये जो 85 सिपाही थे इन सबको आजाद करा लिया। इनको आजाद करा लिया। अभी बात चल रही है मेरठ में। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, जितने भी यहां पर इनको ब्रिटिशर मिले, अंग्रेज मिले, इनको इन्होंने मार गिराया और इनकी जितने भी बंदूक थी या असला थे या हथियार थे, ये सब इन्होंने कब्जे में ले लिए। इसके अलावा ब्रिटिशर्स की जो भी इमारतें थी, संपत्तियां थी, उन सबको आग के हवाले कर दिया। उनका बेसिकली ये जो लोग आए थे, इनका ये कहना था कि जो फिरंगी है इनको हमको भगाना है। इनके खिलाफ इन्होंने, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, युद्ध का ऐलान कर दिया। लेकिन अब बात ये थी कि अगर हम फिरंगियों को हटा देंगे देश से, जो कि अब राज कर रहे थे, इनको हटाएंगे तो किसको वापस लाएंगे, कौन किसको हम गद्दी देंगे। तो सब जानते थे कि मुगल बादशाह जो थे, इन्होंने हिंदुस्तान में बहुत अच्छा राज किया है, बहुत सारी हिंदुस्तान को अच्छी अच्छी चीजें दी। इन्होंने कहा ठीक है साहब,
मुगल बादशाह को दोबारा हम गद्दी पे ले आएंगे। ठीक, तो उस जमाने में मुगल सम्राट थे, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहादुर शाह जफर। कौन साहब थे? ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये कौन है? बहादुर शाह जफर, ये थे। तो ये चाहते थे कि चलो फिरंगियों को हटाते हैं और विद्रोह करते हैं और इन सबको हटा के हम बहादुर शाह जफर को बना देते हैं। तो अब बात कहां की चल रही है? 10 मई की। तो इसी रात को, 10 मई की रात को ही ये सब जितने लोग थे ये घोड़ों पे सवार हुए और ये पहुंच गए दिल्ली। मेरठ से दिल्ली बहुत ही 1-1.5 घंटे का रास्ता है, उस जमाने में हो सकता है 2 घंटे लग गए होंगे। तो कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। अब जैसे ही इनके आने की खबर दिल्ली पहुंची तो दिल्ली के क्या हुआ? अब दिल्ली में भी जो टुकड़ियां थी, जो सिपाही थे, उन्होंने भी यही काम कर लिया, उन्होंने भी बगावत कर दी। वो भी बगावत कर दी क्योंकि उनको एक शक्ति मिल गई कि भाई मेरठ के लोग यहां पर आ गए और वो यही काम करने वाले हैं। और चाहे दिल्ली हो, चाहे अवध हो, चाहे कहीं का भी नाम ले ले, सब सिपाही जो इनके अगेंस्ट हो गए थे। ओके, तो इन्होंने भी यही काम किया। दिल्ली के जो सिपाही थे उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने अंग्रेजों को मारा, ब्रिटिशर्स को मारा। ठीक, हथियार और गोला बारूद जो है वो अपने हाथ में ले लिए और उसके बाद इमारतों को और जो भी इनके जो इमारत हो या संपत्ति इन पे आग लगा दी। ये हो गया, बहुत सारे अंग्रेज मारे गए, ये चीज हो गई। अब जितने भी सिपाही थे, चाहे दिल्ली के हो गए और मेरठ के हो गए, दोनों जो सिपाही थे ये कहां जमा हो गए? ये लाल किला कहां है? जहां पर बहादुर शाह जफर रह रहे थे। तो ये सब लाल किला, जैसे ये लाल किला है ना, तो ये सारे सिपाही यहां जमा हो गए आके और इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हमको बादशाह से मिलना है। लेकिन बादशाह जो है उस समय बहुत बूढ़े थे, 80 साल से ऊपर के थे। इन्होंने कहा कहां मैं अंग्रेजों से पंगा लूंगा, कहां मैं अंग्रेजों से 2-2 हाथ करूंगा, अंग्रेज इतने पावरफुल है। तो बहादुर शाह जफर ने एक तरीके से ये मना कर दिया। लेकिन ये सिपाही जो है ये अभी भी अड़े रहे कि नहीं नहीं हमको तो जाना है। इनको एंट्री नहीं दी गई। तो जिस तरीके से ये यहां पर करके आए थे ये एंटर हो गए अंदर, किसी तरीके से फोर्सफुल दम के तौर पे ये एंटर हो गए क्योंकि सिपाही अड़े थे। और उसके बाद जब ये जबरन महल में घुस गए तो इन्होंने अपने आप सिपाहियों ने कहा कि ये बहादुर शाह जफर हमारे नेता हैं, ये जो बगावत हो रही है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके नेता हो गए। अब ये देखिए इसमें क्लियर बताया गया कि बूढ़े बादशाह यानी बहुत बूढ़े थे, इन्होंने मान ली बात। अब क्या करेंगे, जब कोई दरवाजे पे आ गया है, इतने सारे लोग आ गए तो मानना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया फिर? बहादुर शाह जफर ने पूरे देश जो भी मुखिया थे, वो भी चीफ्टेन थे, जो भी शासक लोग थे, उन सबको क्या लिखा? चिट्ठी लिखी। क्या लिखी? चिट्ठी, सबको चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि एक कॉन्फेडरेसी बनाओ, एक संघ बनाओ। और एक संघ बनाने का आह्वान किया इन्होंने, कहा कि सब संघ बनाओ और सब मिलके ब्रिटिशर से के खिलाफ एकजुट हो जाओ, इनके खिलाफ हम लड़ाई करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो इन्होंने एक स्टेप लिया था ना, इसके बहुत गड़बड़, बहुत गहरे परिणाम हुए, बहुत ही ज्यादा। ठीक, तो क्या परिणाम हुए उसको अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली चीज ये है कि सब जो लोग थे, अंग्रेज ब्रिटिशर्स के पहले देश में कौन राज करता था? मुगल ही करते थे। बाबर का नाम सुना हमने, अकबर का नाम सुना, जहांगीर का नाम सुना, बहुत अच्छा राज किया इन्होंने, बहुत अच्छे से देश को चलाया, है ना। तो इनके अंडर में जो भी छोटे छोटे शासक थे, आज भी मुगल जो भी रजवाड़े थे, वो आज भी इन मुगल सम्राट के अंडर में ही उनके नाम पे ही शासन चला रहे थे। अब इन सबको लगा कि अगर हम ब्रिटिशर्स को हटा लेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो इनकी सारी चीजें हथियार ली थी, हथियाने की कोशिश कर रहे थे, इन सबको लगा किसी तरीके से अगर मुगल साम्राज्य वापिस आ जाए तो ये लोग जो शासन कर रहे हैं वो और अच्छे से शासन कर सकते हैं, बेफिक्र होकर शासन कर पाएंगे अपने इसमें, क्योंकि ब्रिटिशर्स को भगा दिया जाएगा। ओके, तो अंग्रेज ये सोच रहे थे, ब्रिटिशर्स ये सोच रहे थे कि जो कारतूस वाला मामला है ये तो आया गया है, ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि कारतूस वाली जो छोटी सी बात है वो कितनी आगे बढ़ रही है। और उसके बाद जब बहादुर शाह जफर ने साथ दे दिया इनका भी और सिपाहियों का भी, जब बहादुर शाह जफर का नाम आ गया तो भाई स्थिति जो है, सिचुएशन रातों रात बदल गई। ठीक है, ये समझ में आ गया कहां से कौन कौन सी डेट में क्या क्या कहानियां बनी। अगली बात आती है इसमें बगावत कैसे फैली, और जो बगावत कैसे फैली ये अंतिम चरण है हमारा, इसको हम लेंगे अगली बार। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।